टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। क्या ये ड्यूटी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑडिट करना एंड रिपोर्ट करना सारे एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड ईच स्टेट के बेसिस के ऊपर एंड ईच यूनियन टेरिटरी के बेसिस के ऊपर जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड एसर्टेन करना है वेदर ये जो मनी है क्या ये सोन किया जा रहा है इन द अकाउंट्स एज हैव बीन डिस्बर्स्ड, वो लीगली अवेलेबल है फॉर एंड एप्लीकेबल है टू द सर्विस और द पर्पस टू विच दे हैव बीन अप्लाइड या तो चार्ज किया गया है एंड वेदर क्या ये जो एक्सपेंडिचर है क्या ये कंफर्म कर रहा है टू द अथॉरिटीज़ विच गवर्नस इट। डिस्कस करके बताइए अबाउ कंटेक्स्ट के अंदर अंडरस्टूड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आप इसको कैसे देखते हो, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया जो है वो कंस्टिट्यूट करता है सारे रेवेन्यू जो भी रिसीव्ड हुए हैं फ्रॉम द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, लोन्स जो भी टेकन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो भी इसके अंदर आता है एंड जो सारे अमाउंट्स होते हैं रीपेमेंट ऑफ द लोन जो भी रिसीव किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी इसके अंदर आते हैं। इट्स इम्पोर्टेंस, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो किसके अंदर लाई करता है, तो फैक्ट दैट सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर्ड किए गए हैं फ्रॉम द फंड, सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसी फंड में से किए गए हैं। नो मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, कोई भी मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया में से नहीं किया गया shall be appropriated except in accordance with the laws and for the purpose and in the manner provided the constitution। मतलब कि कोई भी मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से अप्रोप्रिएट जो भी किया जाता है वो लॉ एंड पर्पस जो पर्पस के लिए उसको रखा गया था उसी पर्पस के लिए लॉ के हिसाब से उसके अंदर से निकाला गया है। सीए आकाश विरमानी एक ऑडिटर है पार्टनरशिप फर्म्स का जो कंस्टिट्यूट करता है 4 पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। वन ऑफ द पार्टनर, उसका एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया है एंड अनदर पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया है नेक्स्ट डे के अंदर ही। डिस्कस करके बताइए पॉइंट्स विच शैल बी कंसिडर्ड बाय यू, हम कंसिडर करेंगे इंश्योर करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म है वो मिस स्टेटेड नहीं है ड्यू टू द चेंज ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो भी ये चेंज हुआ है कि एक पार्टनर ने क्या रिटायर हुआ और दूसरा पार्टनर ज्वाइन हुआ, उसकी वजह से क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म है वो मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बताइए हमको। तो द ऑडिटर शैल कंसिडर, ऑडिटर कंसिडर करेगा प्रोविजंस ऑफ द रिटायरमेंट डीड, पार्टनरशिप डीड फॉर द डेट ऑफ द रिटायरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर डेट और यहाँ पर डेट ऑफ द रिटायरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर देखेगा ऑडिटर। इट शुड बी एंश्योर्स दैट, ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी प्रॉफिट अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना डेट ऑफ द रिटायरमेंट पे, मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट किया गया है ना प्रॉफिट। फर्दर द प्रॉफिट आफ्टर द रिटायरमेंट, जो भी प्रॉफिट उसके रिटायरमेंट के बाद है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना अमंग द पार्टनर एज पर द न्यू पार्टनरशिप डेट के हिसाब से उसको किया जा रहा है ना, वो भी देख लेगा। रिटायरमेंट के बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है प्रॉफिट उसको न्यू पार्टनर्स डीड के हिसाब से किया जा रहा है ना, वो देख लेगा। यू आर द ऑडिटर ऑफ द स्कूल ऑपरेटिंग इन योर सिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द ईयर। इट इज़ नोटेड दैट जो फीस कंसेशंस की है स्टूडेंट्स की वो प्रोवाइड की जा रही है इन द सब्सटेंटियल नंबर्स ऑफ द केसेस। डिस्कस हाउ, कैसे आप एज एन ऑडिटर प्रोसीड करोगे वेरीफाइड करने के लिए इसको। तो जो भी फीस कंसेशंस की है वो अंडर द प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट के पास है ना, जो ऑडिटर है वो वेरीफाइड कर रहा है ना इंटरनल कंट्रोल्स इसके रिगार्डिंग के अंदर। बिसाइड जो भी डिटेल चेकिंग है ऑफ द फ्यू केसेस उसको भी अंडरटेक करना होता है इंश्योर करने के लिए कि जेन्यून है ना फीस कंसेशंस की एंड प्रॉपर मैनेजमेंट अप्रूवल लिया गया था ना, वो भी यहाँ पर देखना होगा। एक सोसाइटी जो कि फॉर्म किया गया है पैन इंडिया एम्प्लॉयज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर है पब्लिक सेक्टर बैंक सोसाइटी के तौर पर, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बैंकिंग का बिजनेस कर रही है वो। द पर्पस ऑफ द सोसाइटी इज़ टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स ऑफ द मेंबर्स की सेविंग हैबिट को प्रमोट करना उसका ऑब्जेक्टिव्स है। एंड टू ग्रांट द लोन देना अप टू अ स्मॉल
स्पेसिफाइड अमाउंट तक वो लोन देती है. स्मॉल सेविंग्स आर प्रमोटेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स बाय द वे ऑफ द कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मंथली सैलरी. उनके मंथली सैलरी में से कंपलसरी कंट्रीब्यूशंस किया जा रहा है मेंबर्स का इन सेविंग अकाउंट में. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. कौन से टाइप की ये सोसाइटी है एंड डिस्कस करना है इसका नेचर ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स को जो कि मेंटेन किया गया है बाय सच अ सोसाइटी. तो इसमें क्या आएगा आंसर. तो ये जो भी सोसाइटी है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्योंकि पैन इंडिया बेसिस के ऊपर किया जा रहा है. एज इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट. एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है. उसका इंटरेस्ट एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर उसके मेंबर्स हैं. इट एक्सेप्ट द स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. स्मॉल सेविंग्स उसके मेंबर से लेती है एंड ग्रांट करती है लोन उसके मेंबर्स को. एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2002 के हिसाब से हर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैप करनी रखनी पड़ेगी. तो सारे सम्स ऑफ द मनी जो भी वो रिसीव कर रही है, एक्सपांड कर रही है एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जो रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर टेक प्लेस किया गया है एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की यहाँ पर होती है. इसके बाद केस स्टडी देखते हैं. कंसिडर करिए द फॉलोइंग 5 डिस्क्रिप्शंस. ऑडिट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ द नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट was conducted by the Controller and Auditor General of India. Following is the extract of the few audit findings placed on the website of the cac.gov.in. जो लोकेशंस थी नया एयरपोर्ट स्टेशंस की वो आइडियल नहीं है. व्यू पॉइंट क्या है उसका कि राइडरशिप जो है ड्यू टू द स्पेर्स पॉपुलेशंस इन एंड अराउंड द सिचुएशंस. मतलब जहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ पर मतलब प्लेन का आने का और प्लेन को डिपार्चर एंड अराइवल का जो सिचुएशंस होता है, जो उसका रनवे होता है, वहाँ पर बहुत सारी आजू बाजू में भी और वहाँ पर भी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है. इस वजह से वो क्या है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है. एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है. कॉटन मार्केट स्टेशंस द सेकंड एडिशनल स्टेशंस वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है हैव द हाई पीक आवर्स, पीक डायरेक्शन स्ट्रिप्स, बट द वर्क वॉज कैप्ट ऑन द होल्ड मिडवे sitting funds the crunch due to the non-release of the pending contributions from the stakeholder. दूसरी जगह पर एक एडिशनल स्टेशंस बनाया जा रहा है जहाँ पर हाई पीक आवर्स एंड हाई पीक डायरेक्शंस हैं ट्रिप्स के और वहाँ पर अभी काम रुका हुआ है. क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर का पेंडिंग कंट्रीब्यूशन है अभी इस वजह से. हाउएवर द सिचुएशंस कुड हैव बीन मैनेज थ्रू द प्रायोरिटाइजेशंस ऑफ द वर्क. लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है प्रायोरिटाइज करके वर्क को. तो इसके अंदर एमसीक्यूज देखते हैं केस स्टडी की. बेस्ड ऑन द प्लान, जो भी प्लान प्रिपेयर किया गया है रिगार्डिंग द ऑडिट फाइंडिंग स्टेट करके बताइए, आइडेंटिफाइड करके बताइए टाइप ऑफ द ऑडिट कैरिड आउट बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया. तो इसमें क्या आएगा तो यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑडिट चेक किया जाएगा. आंसर क्या आएगा सी. उसके बाद देखते हैं अनदर सेट of the audit findings in respect of the audit of the Haryana Power Generation Corporation Limited. दूसरी फाइंडिंग क्या ऑडिटर ने निकाली कि जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो कि होली गवर्नमेंट कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑपरेशंस ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट इन द स्टेट ऑफ द हरियाणा. हरियाणा के स्टेट के अंदर इज एज अंडर. जो मेन रीजन्स है फॉर द लो जो जनरेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो लो जनरेट हो रही है. उसका रीजन्स क्या बताया जा रहा है कि हाई वेरिएबल कॉस्ट है थर्मल पावर स्टेशंस की जो कि रिजल्ट कर रही है इन द बैकिंग डाउन ऑफ द प्लांट. इस वजह से उसको प्लांट को बंद करने की बारी आ रही है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रही है. तो इस सिचुएशंस के अंदर कीपिंग इन द व्यू द ऑडिट फाइंडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आइडेंटिफाइड करके बताइए ऑडिट जो भी कैरिड आउट किया गया है. तो यहाँ पर भी क्या आएगा परफॉर्मेंस ऑडिट ही आएगा यहाँ पर भी. उसके बाद देखते हैं कहाँ गया थर्ड देखते हैं. अ रिपोर्ट वॉज tabled in the parliament highlighting the main features of the direct tax administrations of the countries as the mandated in the constitutions of the India.
एक रिपोर्ट रखी गई पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के टेबल पर, जहाँ पर हाईलाइट किया गया है मेन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का, जो कि मैंडेटेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। जो रिपोर्ट थी वो प्राइमरीली डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर कंप्लायंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1961 एंड द एसोसिएटेड रूल्स एंड द प्रोसीजर्स एक्सेट्रा as applied to the administrations of the direct tax including the irregularities noticed in finalizing the assessment। यहाँ पर क्या हो गया, इरेगुलरिटीज़ डायरेक्ट टैक्स के अंदर मिली है, उसकी नोटिस भी आई है, तो फाइनलाइज असेसमेंट का बताना है। यहाँ पर नोटिस मिल गई है फाइनलाइज असेसमेंट की इनकम टैक्स से। तो which of the following is the most appropriate statement in the context of the report tabled in the parliament regarding the administration of the direct tax? It is likely to be a report prepared for the submissions to the President under the Article 151 of the Constitution of the India by the Controller and Auditor General of India। ये जो रिपोर्ट होती है ये प्रिपेयर की जाती है फॉर द सबमिशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब इसको सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। कौन करेगा ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा ये। तो इसका आंसर भी यही आएगा। इसके बाद देखते हैं रेडियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। जो ऑडिट ऑफ द कंपनी है उसका कंडक्ट किया जा रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा, जो कि अपॉइंट किया जा रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द सप्लीमेंट्री ऑडिट? कौन एम्पावर है कंडक्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट? एक मिनट, कौन एम्पावर्ड है कंडक्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट? किसके केस के अंदर? रेडियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के केस के अंदर, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर कौन पावर में आता है? तो CAG आता है। उसके बाद देखते हैं भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ जनरल इंश्योरेंस गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। जनरल इंश्योरेंस की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द एनुअल रिपोर्ट इसकी जो है पर्टिकुलर ईयर की, वो कंटेन कर रही है कमेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन द मैटर सच एज वेदर, क्या जो कंपनी कैरिड आउट कर रही है रिकन्सिलिएशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटर कंपनी बैलेंस विद द अदर गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी। As regards comments of the audit specified in respects of the audit reports of the above insurance company, which of the following is likely to be the most appropriate? Such are like to be the comments in respect of the directions to the statutory auditor by the CAG for reporting on the specific aspects of the audit work। यहाँ पर comments जो होगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की CNAG के द्वारा इन रेस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कमेंट्स होगी इन रेस्पेक्ट्स ऑफ द डायरेक्शंस के कैसे ऑडिट करना है, CNAG द्वारा दी जाएगी फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। यहाँ पर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट किया जाएगा ऑफ देयर ऑडिट वर्क। MCQs देखते हैं। द ऑडिट ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ द लार्ज मेट्रो सिटी इज इन प्रोग्रेस। Which of the following is not likely to be the objectives of such an audit? The report on adherence to the legal and administrative requirement, ये तो है। A report on whether the value is being fully received for the money spent, ये भी है। A report on the weakness of the systems of the financial control, ये भी है। To provide the better civic amenities to the residents of the metro city, ये नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। Save the Democracy is an NGO working in cause of the promoting the democracy and democratic institutions in the many countries including the India. Its Indian counterpart has received the fund from the re-owned Flower Trust of the US. As the auditor of the NGO, which of the following laws orders would relevant to you in the context of the above informations? कंपनीज एक्ट 2013 या फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010, क्या लगेगा? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लगेगा, क्योंकि बाहर से यहाँ पर मिला हुआ है कंट्रीब्यूशंस।
द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेड बाय, कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ द सोसाइटी करेगी पहला ऑडिटर। कंसिडर फॉलोइंग रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कौन से रेवेन्यू सोर्स है यूनियन गवर्नमेंट की? तो रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम द जीएसटी, रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। तो रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी जो है वो क्या है? रेवेन्यू, कंसिडर द फॉलोइंग रेवेन्यू सोर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कोई यूनियन गवर्नमेंट का सोर्स नहीं होता। रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी जो है बी, फोर्थ में क्या आएगा? बी। कंसिडर द फॉलोइंग रेवेन्यू सोर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कौन सा रेवेन्यू सोर्स है यूनियन गवर्नमेंट का? तो रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम द जीएसटी, रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी, रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी। तो हमको देखना आउट ऑफ द PQRS, ये PQRS है, उसमें से कौन सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया के अंदर आता है? मतलब रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। मतलब PQNS जाता है, R नहीं जाता। फोर्थ में क्या आएगा? B। एन LLP फाइल्स द कंप्लेंट्स रिटर्न विथ, किसके पास ये कंप्लायंस का रिटर्न फाइल करना होता है? कंप्लेंट्स नहीं, सॉरी, वो कंप्लायंस का रिटर्न LLP किसके पास फाइल करती है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास LLP अपना कंप्लायंस का रिटर्न फाइल करती है।